वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की दावत पर कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। दौरा कतर दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी, इलाकाई अमन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल। वज़ीर आज़म की अमीर कतर की और उनकी आला क़यादत से मुलाकात होगी। दौरे से ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, सियाहत, लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में कतरी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। दो रोजा दौरा दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएगा। तारीखी तस्वीराती ताल्लुकात को मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। कोरोना और जियो पॉलिटिकल कशीदगी के बायस आलमी कसाद बाजारी, तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ है। इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हमें नई राहें तलाश करनी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म की आवाम से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कायम फंड में दिल खोल कर एहतियात जमा कराएं। मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूटा है। बलोचिस्तान और सिंध तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। कौम के ताउन से हम कई गुना ज्यादा रफ्तार से मुतासरीन की जल्द इमदाद और बहाली में कामयाब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। खातून जज को धमकाने का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। लार्जर बेंच तश्कील, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत। पीटीआई ने फंड जब्त होने के नोटिस पर 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। 6 सितंबर तक जवाब जमा करवाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शहबाज गिल को कल अदालत के सामने दोबारा पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। मौके पर मौजूद शहबाज गिल की निशानदेही पर पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। कमरे से असलहा, एक पिस्तौल और सैटेलाइट फोन बरामद। हुकूमत का सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास, मुतासिर अफराद की मदद और बहाली से मुतल्लिक उमूर पर पेशरफ्त का जायजा। 40,000 अकामे और 1 लाख राशन के पैकेट्स फिलफौर भेजने की हिदायत। मुतासिर इलाकों की बहाली और आबादकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने और फंसे हुए लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। मुतासरीन को खैमों, अशियाए खुरोनोश और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 25,000 रुपए फी खानदान कैश पहुँचाने का अमल तेज किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ मजीद तेज की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुतालिका इदारों को हिदायत। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, लाखों एकड़ पर फसलें, बागात और मकानात तबाह। तालीमी इदारे 27 अगस्त तक बंद। मुसल्लह अफवाज, एफसी और सिविल इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का हजारा टाउन का दौरा, सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से जारी। 23 अजला आफत ज़दा करार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में फ्लड कैंप का दौरा। कैंप्स में बिजली और मुतासरीन को खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज के दस्ते सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली और इमदाद व बहाली में मसरूफ़ अमल। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से ज़ेरी सिंध रवाना।
स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 15% पर बरकरार। दरामदात कम करने के हुकूमती इक़दाम काबिल तारीफ। आने वाले महीनों में मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान स्टेट बैंक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,300 से ज्यादा पर पहुंच गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला राजौरी में मजीद 2 नौजवान शहीद। नौजवानों को जिला के इलाके नौशहरा में तलाशी और महासरे की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। भारत में 5 मुसलमानों को गाय की हिफाजत के नाम पर जिंदा जलाने का मामला। राजस्थान में बीजेपी के एक साबिक रुकन कानून साज असेंबली के खिलाफ नफरत को फरोग देने का मुकदमा दर्ज। दयानदेव आहूजा की वीडियो मंजरेआम पर आ गई, जिसमें 5 अफराद को जलाने का एतराफ कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत मंजूर करदा मुतनाज़िया ज़रिए क़वानीन से मुतालिक वादे पूरे न कर सकी। किसान नई दिल्ली पहुंच गए। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारेबाजी। किसानों का हुकूमत से तमाम ज़रई पैदावार के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत की ज़मानत और तमाम कर्जे माफ़ करने का मुतालबा। ACC T20 एशिया कप कौमी टीम इवेंट में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। टूर्नामेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल है। इफ्तिताही मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में बाग स्टालियंस और ओवरसीज वॉरियर्स दिन 2 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। दूसरा मैच कोटली लायंस और रावलाकोट हॉक्स के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। मीरपुर रॉयल्स प्लेऑफ मरहले में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और यूरोपियन फुटबॉल लीग्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की लिवरपूल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेनिश लीग ला लीगा में गैरवन ने गिताफे के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। इतालवी फुटबॉल लीग सीरिए में रोमा ने क्रिमिनोज को 1 गोल से हराया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद तसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म का दौरा कतर 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी और इलाकाई ताउन और अमन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का कतर का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म अपने दौरे में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, हवाबाजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत, लाइफ स्टॉक और अशियाए खुरोनोश की बरामदी सनत समेत दीगर शोबों में कतरी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर बताएंगे कि कतर रवानगी से कबल अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने भाई शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर कतर का दौरा कर रहा हूँ। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुक की तजदीद होगी, जबकि हम अपने तारीखी 2 तरफ़ा रवाबित को और भी ज़्यादा मुअस्सर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी बरादरी से मुलाकातों में उन्हें काबिल तजदीद तवानाई, फूड सिक्योरिटी, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों से आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौरे के तनाजुर को समझना अहम है। कोरोना वबा के बाद से दुनिया माशी सुसरवी से बहाली की जानिब जा रही है। जियोपोलिटिकल कशीदगियों ने तलब और रसद के अमल को मुतासर किया है। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे से मसाइल में भी इजाफा हुआ है। मुश्तरका चैलेंजेस मुतकाज़ी हैं कि ताउन की नई राहें तलाश की जाए।
اعتماد ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. اس نے جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اسمبلی سے بائیکاٹ کر دی, بلکہ بائیکاٹ کیا استعفے دے دیے. یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے انہوں نے. اگر آج اسمبلی میں ہوتے ایک مؤثر ان کو ایک فورم ملا ہوا تھا, یہ پلیٹ فارم تھا ان کے پاس, اس پلیٹ فارم سے وہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھا سکتا تھا, لیکن نہیں. اور اس میں تضادات کو دیکھیں, اسمبلی سے استعفے دیے اور بائی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. اور ایک یہ جو 9 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں خود 9 کے 9 پہ کھڑا ہوا ہے. جو کراچی میں ہوا ہے, دوسرے جتنے بھی ہیں بائی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. ملتان میں شاہ محمود صاحب کی بیٹی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. تو کیا آپ قوم کے کو اس طریقے سے اس کے قوم کے پیسے ضائع کریں گے, یا قوم کی توجہ اس طرف کہ بھئی آپ کو ووٹ دیں اور کل وہ سیٹ پھر خالی ہو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. تو اس نے سیاست کو مذاق بنا دیا. اس طریقے سے اگر ملک میں یہ صورتحال رہی تو یہ ہمیں کسی اچھے اس کا ہمیں اس روشن مستقبل نظر نہیں آ رہی. ایک طرف تو یہ انارکی کی طرف لے جا رہا ہے, اور دوسری طرف حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو استحکام دے, معیشت کو استحکام دے, اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ الٹا اس کا وہ ہے. ابھی ملک میں سب سے جو ابھی اہم ایشو ہے وہ سیلاب کا ہے. پورے ملک میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے, ایسے موقعوں پہ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اور چیزوں کو چھوڑ کے مل جل کے اس سیلاب کا مقابلہ کریں. صرف حکومت کا کام نہیں ہے, اپوزیشن کا بھی کام ہے. اس کے دو صوبوں میں اس کی حکومت ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے جائیں, ان علاقوں کا دورہ کرے, اور وہاں کی جو ضروریات ہیں ان کو لوگوں کو وہ پورا کریں. پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں دونوں جگہ میں سخت سیلاب آیا ہے. سندھ میں اس سے زیادہ وہ ہے. سندھ کے چیف منسٹر اور بلاول بھٹو زرداری صاحب لگے ہوئے ہیں وہاں پر لوگوں کے پاس. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں وفاقی حکومت سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کو اور زیادہ مزید توجہ دے. ابھی ڈونرز کے لیے انہوں نے ابھی سوچا ہے, یہ تو ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ڈونر سے یا بین الاقوامی کمیونٹی سے یہ کچھ امداد کے لیے وہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ اب ابتدا ہے. پہلے تو جہاں سے پانی گزرا ہے لوگوں کی ایویکویشن ہے وہاں سے. اس کے لیے جو طریقہ کار ہے, ابھی ہیلی کاپٹرز کا انہوں نے وہ کیا, یہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا کہ ان کو وہاں سے سیف جگہ پہ لے کے جائیں. ان کو خوراک دینا, ان کا جو ضروریات ہیں زندگی وہ پورا توجہ دینا. اس کے بعد پھر آباد کاری آئے گی, ان علاقوں کو دوبارہ آباد کرنا. اس کے لیے بھی وسائل چاہیے. حکومت نے 37.5 بلین رکھے ہیں, 25,000 گھرانے کے لیے رکھے ہیں. اسی طریقے سے صوبائی حکومتوں کو بھی سوائے اس کے کہ یہ اور چیزوں پہ توجہ دے, اس پہ توجہ دینی چاہیے. عمران خان تو عوام کے لوگوں کا سیلاب تو چاہتا ہے, لیکن پانی کے سیلاب کی طرف نہیں جا رہا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ ایک غفلت ہے, ایک قومی غفلت ہے. جو بھی اس میں, اور خاص کر جن کے پاس حکومتیں ہیں, وہ اس میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے تو یہ قومی غفلت ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم دوسری بات جو اکانومی کی ہے, ہم اب بھی عوام جو ہے, عوام اب بھی ان کا پرسان حال اچھا نہیں. ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے
वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने सियासत को मजाक बना दिया है। मुल्क में सबसे अहम इशू सैलाब है। हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए काम करना होगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा रवाना हो गए हैं। दौरे की दावत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दी है। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तफसील के लिए देखिए मज़हर अब्बास की रिपोर्ट। कतर के दौरे के दौरान काबीना के अहम अरकान समेत आला सतही वफद भी वजीर आजम के हमरा होगा। दौरे में तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी समेत ताल्लुकात को मजीद वसअत देने और कतर में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के वसी मौके तलाश करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम पाकिस्तान इस दौरे में कतर के अमीर हिज हाइनस शेख तमीम बिन हमद अल तानी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो वजीर आजम कतर के साथ भी डेलीगेशन लेवल टॉक्स करेंगे। वजीर आजम के साथ एक आला सतही वजारती डेलीगेशन आ रहा है, जिसमें जो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान न सिर्फ सियासी और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस पे मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ एक खुसूसी मुलाकात करेंगे, जिसमें कतर के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के पॉसिबिलिटीज़ पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, तिजारती हुजम बढ़ाने के ऊपर भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। 2 लाख के करीब पाकिस्तानी कतर में मुकीम हैं और इस दौरे के बाद इंशाअल्लाह इनकी तादाद में भी इजाफा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दोहा में कतरी और पाकिस्तानी ताजरों, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और दोहा में फुटबॉल स्टेडियम का दौरा भी करेंगे। वर्ल्ड कप के मुंतज़मीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारियों के बारे में आगाह करेंगे और उनको बताएंगे कि कतर की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह एक इंतहाई कामयाब वर्ल्ड कप का इनेकाद होगा कतर में। और हुकूमत पाकिस्तान पहले ही कतर को इस बात की यकीन दहानी करा चुकी है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में कतर की हुकूमत को, कतर के अवाम के साथ खड़ा है हर किस्म की सपोर्ट देने में, और इंशाअल्लाह एक इंतहाई कामयाब वर्ल्ड कप के इनेकाद में पाकिस्तान कतर के शाना बशाना रहेगा। पाकिस्तान और कतर के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं जो बाहिमी एतमाद, अफाम तफहीम और करीबी तावन पर मबनी हैं। कतर में मौजूद 2 लाख से जायद पाकिस्तानी दोनों बरादर मुल्कों की तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरा कतर से पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी को तक़वियत मिलेगी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम से अपील की है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कायम फंड में दिल खोल कर एहतियात जमा कराएं और मुसीबत में घिरे अपने भाइयों की भरपूर मदद करें। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जिससे खास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। सैकड़ों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद बेघर हो गई है। माल, मवेशी, फसलों, बागात और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। सूबाई हुकूमतें, विफाक और सूबाई इदारे मुसल्लह अफवाद के साथ मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 37.2 अरब रुपए सैलाब ज़दगान को दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इकदामात में तेज़ी लाने के लिए 5 अरब रुपए की रकम NDMA को फौरी जारी की है। जाँ बहक अफराद के ख़ानदान को 10 लाख, ज़ख्मियों, मुतासिरा घरों और दीगर नुकसानात पर ज़र तलाफ़ी के अलावा मुतासरीन को 25,000 रुपये नकद रकम की अदायगी बड़े पैमाने पर जारी है। इस मकसद के लिए 80 अरब रुपए से ज़ायद दरकार है। नुकसानात को पूरा करने के लिए खरबों रुपए की ज़रूरत है। सड़कें और पुल बह जाने से बाज़ मकामात पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। इस सिलसिले में सैलाब मुतासरीन के लिए हेलीकॉप्टरों से मदद ली जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अहले वतन की मदद की कोशिशों के दौरान पाक आर्मी के अफसरान ने जाम शहादत नोश करके कुर्बानी के अजीम जज्बे की रोशन मिसाल कायम की है। उनका कहना था कि जिस तरह कौम ने 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले और 2010 के तबाहकुन सैलाब में मुसीबत में घिरे पाकिस्तानियों की मदद की, आज उसी जज्बे की ज़रूरत है। पूरी कौम आगे बढ़कर हाथ बटाए तो हम कई गुना ज़्यादा रफ्तार से मुतासरीन की जल्द इमदाद और बहाली में कामयाब हो सकते हैं। हुकूमत ने सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला किया है। ये फैसला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाब से मुतासिरा अफराद की मदद और बहाली से मुतल्लिक उमूर पर पेशरफ्त के जायज़ा इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि बैनुल अक़वामी इदारों को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाए और उन्हें वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी रिलीफ और बहाली की काविशों से आगाह किया जाए। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड में दिल खोल कर एहतियात जमा कराने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में फिलफोर 40,000 खैमे और 1 लाख राशन के पैकेट भेजने की हिदायत जारी की। उन्होंने तमाम मुतालिका इदारों को मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों को तेज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की भी हिदायत की।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बिज़ंजो ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के नतीजे में होने वाले नुकसानात और जारी रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन को खैमों, अशियाए खुरनोश और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि मुतासरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फ़ी खानदान फ्लड रिलीफ कैश पहुँचाने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सैलाब मुतासरीन की मदद में तातुल या गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुश्तरका सर्वे की तकमील और मुकम्मल बहाली तक सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद में किसी किस्म की कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को इमदाद पहुँचाने के लिए बहाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA, PDMA, बलूचिस्तान हुकूमत और वज़ारत मनसूबाबंदी को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की हिदायत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम सबको इस वक्त सियासत छोड़कर सिर्फ अपने मुतासरीन बहन भाइयों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क के चारों सूबों में इस वक्त बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। सिंध के सूबाई वज़रा से मुलाकात में साबिक सदर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की निगाहें हमारी जानिब है, लेकिन मुल्क में एक शख्स को दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है और इसी फ़ौज के ऑफिसर्स और सिपाही 2 सूबों में दहशतगर्दों से जंग लड़ रहे हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फ़ौज, पुलिस और इसके बाद अदलिया की एक खातून मजिस्ट्रेट को ये शख्स धमकियां देता है और साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है और क्या ये शख्स मेरे, नवाज शरीफ, मेरी बहन और मरियम बेटी के खिलाफ मावराए कानून इंतकामी कार्रवाइयां कर सकता है। उन्होंने कहा कि इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी, वरना कानून, आइन और इदारे इसी तरह से इस शख्स की हवस की भेंट चढ़ते रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ के वकील पेश नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए वक्त मांग दिया। केस की मजीद तफसील इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ के वकील इस मौके पर पेश नहीं हुए, जबकि आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ ने मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए वक्त मांग दिया है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ के वकील आज पेश नहीं हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए 3 हफ्तों का वक्त मांग लिया था, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता, दस्तावेजात जमा करवाई जाएं। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की आज समाअत हुई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील पेश नहीं हुए हैं। आपको आगाह करेंगे, तहरीक इंसाफ ने मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए वक्त मांगा था और जिस पर उन्हें वक्त नहीं दिया गया और यह हुक्म जारी किया गया इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि दस्तावेजात जल्द अज जल्द जमा करवाई जाएं। इस केस में आज समाअत होनी थी और तहरीक इंसाफ के वकील पेश नहीं हुए। मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फाहद जावेद से। फाहद, बताइएगा इस केस से मुतालिक क्या मालूमात हैं आपके पास? जी, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग में जो रकम थी उसको जब्त करने के हवाले से शोकॉज नोटिस दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज उस केस की समाअत हुई। ताहम तहरीक इंसाफ के जो मरकजी वकील थे शाखावर, वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर मावन वकील ने कमीशन को बताया कि जो मरकजी वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, वो नहीं आ सके हैं और इलेक्शन कमीशन उनको वो तमाम दस्तावेजात फराहम करे जो उन्होंने इस केस के अंदर जमा कराई थी। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि केस के अंदर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दस्तावेजात जमा कराई गई थी उसके बाद मजीद दस्तावेजात जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर उनके मावन वकील का ये कहना था कि जिस किस्म का जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है तो मजीद दस्तावेजात जमा कराने की ज़रूरत है, जिसके अंदर डोनर की भी तफसीलात देनी होंगी। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 4 हफ्ते बहुत ज़्यादा है, 1 हफ्ते के अंदर जो है आप दस्तावेजात जमा कराएं, जिसके बाद जो केस की समाअत है वो 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया फहद जावेद आपका। नाज़रीन, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को जलसे में धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। आपको बताते चले कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को जलसे में धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया है, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच आज इस केस की समाअत करेगा। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को इमरान खान की जानिब से जलसे में धमकाने पर
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں آج لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری کو جلسے میں دھمکانے پر اسلام آباد میں کی ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ عمران منصب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ عمران منصب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ جو لارجر بینچ ہے جو جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں، جس میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں، یہ 1 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس کی باقاعدہ جو ہے کاز لسٹ بھی اسلام آباد کے جو عدالت کے باہر جو نوٹس بورڈ اس سے آویزاں کر دی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جج جہانگیر جدون، انہوں نے اس حوالے سے ایک متفرق درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کروائی ہے، جس میں کہ عمران خان کی ماضی میں عدلیہ مخالف تقاریر اور بیانات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کی گئی ہے، اور اس میں عمران خان کی ویڈیو کلپس بھی ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں، اور عمران خان کے عدلیہ اور ریاستی اداروں سے متعلق بیانات کو کیمرہ عدالت میں چلانے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی ہے، جو کہ یو ایس بی اور دیگر جو ڈیجیٹل میڈیا سورسز ہیں اس حوالے سے اس میں استدعا کی گئی ہے اپنی درخواست میں۔ تو یہ آج جو لارجر بینچ ہے جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو جلسے میں دھمکانے پر قائم کیا گیا تھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے نوٹ پر جو ہے یہ بینچ باقاعدہ جو تمام ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی مشاورت سے یہ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور یہ آج اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جی بہت شکریہ عمران منصب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے خاتون جج زیبا چودھری کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کے خلاف ورکنگ ویمن آرگنائزیشن کی طرف سے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ خواتین مظاہرین کی جانب سے سیاسی جماعت کے طرز عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ خاتون جج کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے۔ اور پنجاب اسمبلی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے خاتون جج کو دھمکی کا نوٹس لینے کو خوش آئند قرار دینے کے لیے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ اور سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان جج زیبا چودھری کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو کھلی دھمکی کے باوجود اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ متن میں مزید کہا گیا کہ عمران خان نے خاتون جج کو دھمکی دے کر پوری عدلیہ کی تضحیک کی ہے۔ ایک جج کو دھمکی پوری عدالتی نظام کو دھمکی کے مترادف ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے جو بھی کارروائی کی جائے اس کو عمل میں لایا جائے۔ ناظرین، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو شہباز گل سے تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرنے اور مکمل طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں ملزم شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ سے متعلق درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ ملک کمان نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے شہباز گل کی اڈیالہ جیل میں لی گئی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ پمز ہسپتال میں رہنے کے دوران ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کے خلاف پی ٹی آئی درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے شہباز گل پر تشدد کے معاملے پر وفاقی حکومت اور سیکرٹری داخلہ کو انکوائری آفیسر مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے دوران ایس ایس پی رینک کا افسر سپروائز کرے اور نگران افسر اس بات کو یقینی بنائے کہ ریمانڈ کے دوران شہباز گل پر تشدد نہ ہو۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کے کمرے پر چھاپہ مار کر اسلحہ اور سیٹلائٹ فون برآمد کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز پہنچی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ شہباز گل بھی موجود تھے، انہیں ہتھکڑیوں میں لایا گیا تھا۔ شہباز گل کی نشاندہی پر پولیس نے ان کے کمرے کی تلاشی لی اور وہاں تلاشی کے دوران متعدد چیزیں بھی برآمد ہوئیں۔ کمرے سے برآمد ہونے والی چیزوں میں ایک پستول بھی شامل ہے۔ ناظرین، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 500 سے زائد اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں کراچی میں موجود ہمارے نمائندے ضمیر عباس سے۔ ضمیر عباس، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہم نے صبح سے ہی دیکھا کہ کافی تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور اس وقت 100 انڈیکس 520 پلس پوائنٹس میں ٹریڈ کر رہا ہے، اور کل جو کہ 100 انڈیکس 42,000 کی حد تک پہنچ گیا تھا یا 43,000 کی حد سے نیچے چلا گیا تھا، آج 500 کے انکریز سے وہ دوبارہ 43,000 کی حد کراس کر کے 43,300 پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کل مارکیٹ مندی میں تھی اور آج زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے، تو ماہرین کا یہی کہنا تھا کہ کل کیونکہ مانیٹری پالیسی آنی تھی تو تمام انویسٹرز نے پیسے ہولڈ کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ شاید شرح سود میں دوبارہ اضافہ کیا جائے، کیونکہ جب اضافہ ہوگا تو جو لاس ہے وہ بزنس مین کو ہوگا اور وہ پھر اپنی انویسٹمنٹ کم کریں گے۔ لیکن اسٹیٹ بینک نے کل جو شرح سود کا جو بیریئر تھا وہ مینٹین رکھا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جس کا کافی امپیکٹ پڑا ہے بزنس مین پہ، اور انہوں نے آج اپنا پیسہ انویسٹ کرنا شروع کیا اسٹاک میں، جس کی وجہ سے ہمیں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسری طرف ڈالر کا جو ریٹ ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً اس میں 2 پیسے کی کمی ہوئی ہے، بہت میگر کمی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ تقریباً جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ 239.94 پیسے پہ پہنچ گیا تھا، ملک کی بلند ترین سطح پہ پہنچا تھا، اس سے کافی کم ہو گیا ہے، اور تقریباً 25 روپے کی کمی ہم نے یہ دیکھی ہے۔ اس 25 روپے کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر 2,500 ارب روپے کے جو واجب الادا قرضے ہیں اس میں کمی ہوگی، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تھوڑا سا اگر IMF کی جو قسط مل جائے جلد سے تو مزید ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے، اور پھر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ مزید نیچے آئے گا۔ جی ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشیں جاری ہیں۔ گزشتہ روز 5 مزید قیمتی جانیں بارشوں کی نظر ہو گئیں۔ مجموعی طور پر بارشوں اور سیلاب کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 230 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان کا دیگر صوبوں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا سے زمینی رابطے میں بھی بارشوں سے شدید متاثر ہوئے، جن کی مکمل بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان کی سپورٹ کے لیے پاک آرمی، FC بلوچستان اور دیگر متعلقہ ادارے دن رات ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا اگلا شدید سپیل آج سے دوبارہ متحرک ہو رہا ہے، جو اگلے کچھ دنوں میں بعض اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں اور سیلاب کا بھی باعث بن سکتا ہے، جس کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں۔ سندھ میں حالیہ مانسون کے بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ سکھر، لاڑکھانہ، حیدرآباد اور شہید بینظیر آباد ڈویژن کے تمام اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے شیراز علی ڈاہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیراز، آگاہ کیجیے گا، صوبہ سندھ میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی، سندھ میں سیلابی صورتحال جو ہے اس وقت انتہائی خراب ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو مسلسل بارشیں ہوئی ہیں اس سے سندھ کے تقریباً تمام اضلاع جو ہیں کراچی ڈویژن کے علاوہ وہ متاثر ہوئے ہیں۔ لیفٹ بینک سندھ کا اور رائٹ بینک دونوں متاثر ہوئے ہیں۔ ان 4 ڈویژنز کے تمام اضلاع میں اس وقت جو ہے ان کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جو 5 دن کا اسپیل وہ بارشوں کا ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور کل بھی عمرکوٹ میں اور رات بھی بارش ہوئی، اور ابھی بھی اس وقت ہم مسلسل سندھ میں جو ہے جائزہ لے رہے ہیں اور رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے سیلابی صورتحال ہے اور کئی شہروں میں اور جو دیہات ہیں وہ زیر آب ہیں۔ اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کی طرف سے بھی جو میں آج کی اپڈیٹ آپ کو بتاؤں کہ 2 ہیلی کاپٹرز فراہم کیے گئے ہیں، خصوصاً سانگڑ، دادو، نواب شاہ اور جو پٹیتن اور جو یہ علاقے ہیں انٹیریئر سندھ کے، وہاں پہ پاک فوج نے ریلیف اور ریسکیو کے آپریشن میں ہیلی کاپٹر بھی فراہم کیے ہیں۔ پاک فوج کی، سول انتظامیہ کی، NDMA، PDMA، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے آلریڈی پہلے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ اور انہوں نے کل جوائن کیا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ مسلسل فیلڈ میں ہیں۔ انہوں نے تقریباً 12 اضلاع کا دورہ 2 دنوں میں کیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں کہ جلد از جلد جو ہے امدادی کاموں کو تیز بھی کیا جائے، اور خاص کر کے جو اس وقت لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ ہے ٹینٹس کی ہمیں کمی نظر آئی ہے، کیونکہ مختلف مقامات پر تمام جتنے بھی فصلیں ہیں گاؤں دیہات سے، وہاں پہ گھر، کچے مکانات مسلسل بارشوں کی وجہ سے گر گئے ہیں، جن سے اموات بھی ہوئی ہیں، اور مال مویشیوں کا چارے کا بھی جو ہے شارٹیج ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو ہیں جو ریلیف کیمپس ہیں، سرکاری اسکولوں کو جو ہے ریلیف کیمپس کا درجہ دیا گیا ہے، وہاں سارے لوگ پہلے گئے ہیں، وہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ ان کے بعد ان لوگوں کو جو ہے کھانا پینا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک قدرتی آفات ہے اور بہت زیادہ بارش ہے، تو اس کو امدادی سرگرمیوں کو
मजीद तेज करने की ज़रूरत है। और इस वक्त भी मैं लाड़काना में मौजूद हूँ। हम सखर और लाड़काना डिवीज़न में कल से भी बारिशें हो रही हैं और मुसलसल कवर कर रहे हैं, तो इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया शेराज अली डाहरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, लाड़काना के करीब सेम नाले में शगाफ पड़ने से पानी नवाही आबादियों में दाखिल हो गया है। लोग अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ़ हैं। सैलाबी पानी से लाड़काना की बहराम कॉलोनी, OPF कॉलोनी और सिंध ग्रीन कॉलोनी ज़ेरे आब आने का खदशा है। इलाके के मकीनों ने हंगामी बुनियादों पर सेम नाले के शगाफ को पुर करने का मुतालबा किया है। और कोह सलमान से आने वाली रोदकोइयों के सैलाबी रेले ने डेरा गाजी खान डिवीज़न के 50% से ज़ायद इलाके को मुतासर किया है। सैलाबी पानी से ज़िला डेरा गाजी खान की 342 बस्तियाँ ज़ेरे आब आई। इस सैलाबी पानी से 6,99,502 अफराद बराह रास्त मुतासर हुए, जबकि हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। कोहे सुलेमान पर होने वाली मानसून बारिशों से आने वाले रोदकोहियों के सैलाबी पानी से राजनपुर और डेरा गाजी खान की सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। सैलाब से जिला डेरा गाजी खान की 342 बस्तियां सैलाबी पानी से मुतासिर हुई। रोदकोही के पानी से 6,99,502 अफराद बराह रास्त आफत का शिकार हुए। 14,81,361 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ, जबकि सैलाबी पानी से 58,593 मकानात मुतासिर हुए। फिर ठंडाएं आ गई, रोड कोई आ गई, सारे मकान ढाए गए, वर्दियों का सारा सामान लौट गए, दाने लौट गए। पाक फौज के दस्तों ने डेरा गाजी खान, तोसा शरीफ और जिला राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सैलाब में फंसे 2,000 से ज्यादा बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए निकालकर फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया। पाक फौज की मेडिकल बटालियन ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम किए, जहाँ 2,500 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात के साथ साथ अदवियात भी फराहम की जा रही हैं। जितनी मकान सारे जमीन दोस्त ठीक हैं सारे, ये इतना पानी बहुत ज्यादा मकदार चाहे और इन्हें माल मवेशी जितने माल बकरियां सारे दीवारें तले आ गए, ये अपनी जान बचा के निकते हैं बड़ी मुश्किल नाल। मुतासरा इलाके में सैलाबी पानी उतरते ही जिला इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सैलाब मुतासरीन के रहने के लिए 35 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करते हुए खैमों की दस्तयाबी और सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए इमदादी कामों को भी तेज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला डेरा इस्माइल खान और अबर चतराल को आफतज़दा करार दे दिया गया है। पेशावर से अरशद खान की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान और अपर चतराल को आफतज़दा करार देकर इन अजला की इंतजामी और दीगर इमदादी इदारों को रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। उन्होंने सूबे के सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत मुतासिरीन के साथ है। दूसरी जानिब जिला खैबर के तहसील लंडिकोतल में कमरे की छत गिरने से एक बच्चा जान बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में बारिशों के पानी से जन्म लेने वाली बीमारियों के तदारक के लिए रवा हफ्ते 37 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए, जहां मुख्तलिफ वैक्सीन समेत 4,000 से ज्यादा असाल के मरीजों और 1,500 से ज्यादा जिल्द के मरीजों का मुआयना किया गया। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जिला अपर चतराल के मुतासरा खानदानों में कंबल, खेमे, किचन सीट, फूड पैकेज समेत इमदादी अशिया तकसीम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। PDMA के मुताबिक DA खान के 6 मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो जल्द डेरा इस्माइल खान और चतराल के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अरशद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पेशावर के बाद रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहाँ के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का काम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ाकत अली। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों और सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। गिलगित के मज़ाफ़ाती इलाका गुर जगलोड में सैलाब से दरियाए हुंजा का रुख तब्दील होने से ज़री ज़मीन का कटाव जारी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ज़िली इंतज़ामिया और दीगर इदारों की जानिब से मुतासरीन सैलाब की इमदाद और बहाली का काम जारी है। ज़िला गिज़र के बालाई गांव, इश्कोमन और इमत में कई मकामात पर सैलाब आने से घरों, बागात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुल टूटने और राब्ता सड़कें बंद होने से बालाई इलाकों से राब्ता मुनक़ता है।
होपर के मकाम पर लेट स्लाइडिंग से गिजर चतराल रोड बंद हो गया है। गिजर के दीगर कई इलाकों में बिजली घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है। सैलाबी पानी दरियाए गिजर में शामिल होने से पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और झीली इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि जिला नगर में भी सैलाब आने से बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। और अजीम पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के साथ साथ राशन और तैयार खाना भी तकसीम किया जा रहा है। सिंध में हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरो, नौशहरो फिरोज और दीगर इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी हैं। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से ज़ेरीन सिंध रवाना कर दिए गए हैं, जिससे इमदादी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो सकेंगी। सैलाब से मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ उन्हें तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। पाक फौज और FC के दस्ते बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी मसरूफ़ अमल हैं। कोयटा, पेशीन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, जोब, लौरालाई और नौशकी में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। नसीराबाद, लसबेला और दुक्की में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। आर्मी और FC ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी कायम किए हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। DG खान के मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स की मदद से इमदादी सामान की फराहमी जारी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल और दीगर मुतासरा इलाकों में भी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फ़िज़ाइया सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खुसूसी हिदायत पर पाक फ़िज़ाइया मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और मुतासरीन तक अशिया ज़रूरिया पहुँचा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाक फ़िज़ाइया की जानिब से 752 राशन के थैले ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम किए गए। पाक फ़िज़ाइया की पैरामेडिकल टीम ने 133 मरीज़ों का तिब्बी मुआयना भी किया। और बात करेंगे लाहौर के मौसम की, तो आज भी लाहौर में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम शाम के औकात में कुछ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। मौज़म, बताइएगा इस वक्त लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर शहर का मौसम आज काफ़ी गर्म है और इस वक्त लाहौर शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया था, जबसे ज़्यादा 36 तक जा सकता है। महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई, यही कहना है कि आज भी लाहौर शहर में कुछ मुकामात पर शाम के औकात में हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश मुतवक्को है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा था कि लाहौर शहर में तेज़ शदीद धूप थी, गर्मी थी, लेकिन शाम के औकात में कुछ मुकामात पर हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया था। आज लाहौर शहर में हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से में शदीद इजाफा हुआ है। लाहौर शहर में हवा जरूर चल रही है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत अपनी जगह पे कायम है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि लाहौर शहर में बारिश के बाद जो ज़िला इंतजामिया है, वासा है, अगर कहीं कुछ मुकामात पर पानी खड़ा हो गया तो उसको फौरी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया था। और आज भी वासा और ज़िला इंतजामिया का जो अमला है वो तैयार है कि अगर शहर में किसी मुकाम पर बारिश होती है और पानी खड़ा होता है तो पानी की निकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। अगर सैलाब के ऊपर बात करें तो दरियाए चनाब और दरियाए रावी में जो सैलाब का खतरा है वो PDMA के मुताबिक ताहाल टल चुका है और PDMA और रेस्क्यू 122 की जानिब से रेस्क्यू कैंप भी कायम किए गए हैं और लोगों को जो सैलाब में के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के पानी में घिर चुके थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और अब तक 12,000 से ज़ायद अफराद को पंजाब में रेस्क्यू किया जा चुका है। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और जनूबी पंजाब, शिमाल, मशरक़ी और मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल, मशरक़ी बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि बालाई जनूब मशरक़ी सिंध, मशरक़ी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सरगोदा, जोहराबाद, तुरबत और नूरपुर थल में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। खबरनामे में शामिल दीगर खबरें आपसे शेयर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान तशद्दुद की कार्रवाइयों के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती और हिमायत के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ शामिल है।
हम खास तौर पर अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद की कार्रवाइयों के आलमी सतह पर दोबारा सर उठाने से परेशान है। नफरत अंगेज तकारीर और मुस्लिम कम्युनिटीज़ और अफराद को बदनाम करने में गैर मुतनासिब इजाफा हुआ है, जो तशद्दुद की कार्रवाइयों का बायस बनता है। हमारे खत्ते में भारत में बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत ने इंतहा पसंद हिंदुत्व नज़रिए से मुतासिर होकर हिंदुस्तान को इसके इस्लामी वर्से के निशानात से पाक करने और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए एक मज़मूम मनसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान अफराद और मुआशरों को इस्लामोफोबिया और मजहब या अकीदे की बुनियाद पर मुतल्लिका अदम बर्दाश्त से बचाने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों को आगे बढ़ाता रहेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के 6000 से ज़ायद फ़रोख्त कुनंदगान ने गुज़िश्ता साल अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस अहम कामयाबी की बदौलत पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर ऑनलाइन बिजनेस के मौक़े मैसर आए। वाशिंगटन इंटर गवर्नमेंटल प्रोफेशनल ग्रुप के 35वें रुकनी वफ़द से खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के पेशावर अफराद, IT माहिरीन, ताजरों, सनतकारों और कॉरपोरेट लीडरों के दरमियान बेहतरीन नेटवर्किंग दोनों ममालिक के लिए कामयाबी के हल पैदा करेगी। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम अज़्ज़ाहबी ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में UAE के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। गवर्नर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर UAE के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। UAE के सफ़ीर ने कहा कि पाक UAE ताल्लुकात ख़ित्ते के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सेहत, तालीम, ज़राअत, बायोटेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए मुश्तरका मनसूबों पर काम शुरू करने का ख़्वाह है। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड रहीमुद्दीन इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 5:30 बजे कैवलरी ग्राउंड लाहौर में अदा की जाएगी। जनरल रिटायर्ड रहीमुद्दीन 21 जुलाई सन 1924 को इंडिया की रियासत यूपी के शहर कायमगंज में पैदा हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज यौम नीला बट मनाया जा रहा है। ये दिन उन गाजियों मुजाहिदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की क़यादत में 23 अगस्त सन 1947 डोगरा हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया था। इस दिन को तहरीक आज़ादी का नुक्ता आगाज़ माना जाता है। आज़ाद कश्मीर में आज आम तातील है और नीला बट धीरकोट में हर साल की तरह इस मरतबा भी एक बड़े जलसे का अहतमाम किया गया है, जिससे आज़ादी कश्मीर की सियासी शख्सियात खिताब करेंगी। जलसागाह में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम को नुमायां करके आवेज़ा किया गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, जबकि KMS के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला राजौरी में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया है। फौजियों ने इन जवानों को जिला राजौरी के इलाके नौशहरा में तलाशी और महासरे की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया है। नाज़रीन, भारत में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले तेलंगाना के बीजेपी के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा सिंह के गुस्ताखाना रिमार्क्स के वीडियो के वायरल होने के बाद शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। शहर के कई अहम मकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया, क्योंकि कई मकामात पर राजा सिंह के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो गए थे। इसी दौरान पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। भारत से एक और खबर शामिल करेंगे, जहां पुलिस ने 5 मुसलमानों को गाय की हिफाजत के नाम पर जिंदा जलाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कानून साज असम्बली के एक साबिक रुकन के खिलाफ नफरत को फरोग देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के साबिक MLA ज्ञान देव आहूजा को एक वीडियो में ये कहते सुना जा सकता है कि उनके हामियों ने गाय की हिफाजत के इल्जाम में अब तक 5 मुसलमानों को जिंदा जलाया है, जिसके बाद रियासत राजस्थान के शहर अलूर की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और हजारों भारतीय किसान मोदी हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा मुतनाज़ा ज़रिए क़वानीन से मुतालिक वादे पूरे न किए जाने के खिलाफ दोबारा एहतजाज करते हुए मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुँच गए हैं, जहाँ उन्होंने सड़क पर रखी हुई रुकावटें हटा दी हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारे लगाए।
متنازع قوانین کے خلاف کسانوں کی جانب سے 1 سال سے جاری احتجاج کو ختم کیے جانے کے 8 ماہ سے زیادہ گزر جانے کے باوجود 5000 سے زائد کسان ایک بار پھر دارالحکومت کے مرکزی علاقے میں نریندر مودی اور ان کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ احتجاج کو منظم کرنے والی کسان تنظیم کے مطابق کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت تمام زرعی پیداوار کے لیے کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت دے اور کسانوں کے تمام قرضے معاف کرے۔ ناظرین، سوڈان میں موسلادھار بارش اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 83 ہو گئی ہے، جبکہ ملک کی سول ڈیفنس کونسل کے مطابق حالیہ موسلادھار بارش کے بعد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 18,000 سے زائد گھر تباہ اور 25,000 کو نقصان پہنچا ہے۔ وزارت آبپاشی اور آبی وسائل نے دارالحکومت خرطوم میں دونوں دریاؤں کے قریب رہنے والے لوگوں سے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ قومی اسکواڈ T20 ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ایمسٹرڈیم سے دبئی پہنچ گیا ہے۔ کھلاڑی آج آرام جبکہ کل سے دبئی میں ٹریننگ سیشنز کا آغاز کریں گے۔ ایشیا کپ T20 کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل کرکٹرز افتخار احمد، عثمان قادر، حیدر علی اور آصف علی آج دبئی پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ محمد حسنین برطانیہ سے متحدہ عرب امارات آئیں گے۔ ٹورنامنٹ 27 اگست سے 11 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں شیڈول ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ 28 اگست کو بھارت کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ انگلش ٹیسٹ ٹیم 17 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ انگلش ٹیم آخری مرتبہ 2005 میں پاکستان کے دورے پر آئی تھی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز راولپنڈی، ملتان اور کراچی میں کھیلی جائے گی۔ پہلا ٹیسٹ یکم سے 5 دسمبر تک راولپنڈی، دوسرا میچ 9 دسمبر سے ملتان، جبکہ تیسرا اور آخری میچ 17 دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پہلی بار انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کی میزبانی کرے گا۔ انگلینڈ کی ٹیم 7 T20 میچز کے لیے آئندہ ماہ 20 ستمبر سے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ میچز کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ کشمیر پریمیئر لیگ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ مظفر آباد میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے پہلے میچ میں باغ اسٹالیئنز اور اوورسیز واریئرز دن 2 بجے مد مقابل ہوں گے۔ دوسرا میچ کوٹلی لائنز اور ڈاولکوٹ ہاکس کے درمیان شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ مقابلے PTV سپورٹس ایشیا پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل پر اوورسیز واریئرز دوسرے اور باغ اسٹالیئنز تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ راولکوٹ ہاکس چوتھے جبکہ کوٹلی لائنز آخری نمبر پر ہے۔ مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ میرپور رائلز پلے آف مرحلے میں جگہ بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ رائلز نے اپنے آخری لیگ میچ میں مظفر آباد ٹائیگرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ایونٹ کے 19ویں میچ میں ٹائیگرز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 135 رنز بنا سکی۔ انور علی نے 44 رنز کی اننگز کھیلی۔ اماد وسیم، شاداب خان، سفیان مقیم نے 2 شکار کیے۔ جواب میں میرپور رائلز نے 136 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ حسن نواز نے 16 گیندوں پر 41 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ محمد اخلاق نے 34 گیندوں پر 50 رنز سکور کیے۔ ایونٹ کے مقابلے PTV سپورٹس ایشیا پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ فرانس میں کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں یورپ کے دیگر ملکوں نے بھی شرکت کی۔ لاکورنیو پیرس میں مقابلے میں 6 کبڈی ٹیموں نے حصہ لیا۔ دلچسپ مقابلوں سے پاکستانی اور سکھ کمیونٹی کے ہزاروں افراد لطف اندوز ہوئے۔ پاکستان کے مشہور کبڈی کھلاڑی بنجامن ملک نے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فائنل میں بیلجیم اور نیدرلینڈز کے درمیان مقابلہ ہوا۔ بیلجیم کی کبڈی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد فائنل مقابلہ جیت لیا۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہیڈ لائنز نیوز۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔